नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, भारत सरकार नीट का जो मामला आया उसमें पता लगा कि झारखंड के ओएसिस कॉलेज से किस तरह पेपर लीक हुए, छात्रों का मनोबल गिरा। लेकिन हम बता दें कि मिथिलांचल में सबसे पहला एक ऐसा संस्थान है रेडियस क्लासेस, जिसने छात्रों के मनोबल को प्रारंभ से ही बढ़ाने का फैसला किया। और हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके जो कैप्टन हैं वो खुद एक क्रू के कैप्टन हैं, ए.के. झा, जो कि पूरी तरह अपने इस टीम को अपने बायोलॉजी एक्सपर्ट्स के माध्यम से पूरे मिथिलांचल के बायोलॉजी के छात्रों को नीट परीक्षा में सफल कराने के लिए उनको प्रारंभ से ही तैयारी करके उनके निराशा जो चेहरे पर थे उसको हटाने का प्रयास किया। आपका स्वागत है ए.के. झा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को अपने चैनल से जोड़ने के लिए और हमें अपना हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है नीट को लेकर के हम बच्चों को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, उनके मनोबल को कैसा ऊंचा रखते हैं, इसके लिए आपने जो हमें मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपको बता दें कि बहुत कम समय में रेडियस क्लासेस, जिन्होंने पूरे मिथिलांचल ही नहीं उत्तर बिहार में अपना एक स्थान मुकाम पाया है, क्योंकि यहाँ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ जो मेंटर है वो बाहर से आते हैं और ख़ासकर वैसे लोग हैं जो खुद पूरे देश में टॉप 10 में अपना रैंक, आकाश त्यागी का हमने दिखाया था। उन्होंने आकर के छात्रों को न सिर्फ गाइड किया बल्कि सटीक प्रश्न का समय के अंदर जवाब देने की भी बात बताई, जिससे छात्र अति उत्साहित थे। नीट में कितना भी पेपर लीक हो जाए, लेकिन रेडियस क्लासेज ऐसा है जिसके छात्रों का मनोबल नहीं गिरा है, वो पूरी तरह तैयारी में जुटे हैं। और जो आप तमाम अभिभावकों को कहना चाहते हैं जो अपने छात्रों को नीट लीक, पेपर लीक से अलग हटकर अपने छात्रों के मनोबल को एक बार फिर अभिभावक भी बढ़ाना चाहते हैं, तो सुन लीजिए ए.के. झा सर का कि आखिर वो क्या तैयारी है। एक चीज़ सवाल आ रही है, पेपर लीक के बाद नीट की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं का मनोबल काफ़ी गिरा है, तो उसको कैसे सबसे पहले आप इनकरेज करते हैं ए.के. झा? नीट के पेपर लीक का मामला जब से सामने आया है, बच्चों को भी इसकी जानकारी मिली है, उसके बाद स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। उसमें से स्पेशली उन बच्चों का स्थिति बहुत दयनीय है जिन्होंने बरसों से कड़ी मेहनत करके इस बार एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। कुछ बच्चे जो है 630 लेके आए, कुछ 640 लेके आए, कुछ 645 लेके आए, और उनका जो ये नंबर आया था उनके अथक परिश्रम, कठिन प्रयास, उनके माता पिता के त्याग की वजह से और संस्था के तरफ से हम लोग का जो मेहनत था उसके वजह से आया था। लेकिन ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है। सरकार पे तो हमारी बस नहीं चलेगी, लेकिन हम बच्चों को जो है मतलब फिर से प्रेरित कर रहे हैं। हमारा अभी पैरेलल प्रिपरेशन चल रहा है। हम 2 डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक हमारा डायरेक्शन ये है कि अगर नीट की परीक्षा दोबारा होती है तो उसमें हमारे बच्चे फिर से बैठेंगे, तो उनको पैरेलली उसके लिए भी तैयार किया जा रहा है। और नीट की परीक्षा अगर नहीं होती है तो 630 640 में तो उन्हें शायद इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं ही मिलेगा, तो हम लोग उनको अगले सेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमारा प्रिपरेशन जो अभी स्पेशली जो बच्चे रिपीटर हैं उनके लिए हमारा प्रिपरेशन जो है 2 हिस्सों में चल रहा है। एक इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर रीनीट होता है तो हमारे बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हो के रीनीट को दें 2024, नहीं तो एक साइड से हमारा प्रिपरेशन ये चल रहा है कि अगर रीनीट नहीं होती है 2024 में तो फिर से वो क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो रीनीट वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा अगर, तो हम उन्हें अगले साल 2025 के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सभी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, छात्रों को बेस मजबूत करना, दूसरा कि जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट टर्म में उसको सॉल्व करना, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजीज हैं जब कोई बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेता है तो प्रारंभ से कैसे? जी, इस क्वेश्चन के लिए मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ हमारे जूलॉजी के जो टीचर हैं, घोष सर, एसजी सर हम उन्हें बुलाते हैं, तो उनसे वो ज़्यादा बेहतर से प्रकाश डाल पाएंगे इस पर, क्योंकि बच्चों के साथ उनका समय ज़्यादा गुजरता है। तो मैं माइक जो है एसजी सर को हैंडओवर कर रहा हूँ। एसजी सर जो है यहाँ पे जूलॉजी पढ़ाते हैं, 3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं।
हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। 14 से 15 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। जूलॉजी का अपने एकेडमिक्स में इन्होंने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। अपने बारे में थोड़ा बताते हुए बच्चों के साथ वो कैसा काम कर रहे हैं वो खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी ठीक है। हेलो। जी, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। तो मैं और जूलॉजी लेके मैंने स्टार्ट किया था बीएससी एमएससी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद नेट क्वालिफाइड पीएचडी कैंसर लेके बहुत सारा काम हुआ है बाहर में भी। तो उसके बाद कम से कम 11-15 साल हो गया है इस जूलॉजी फील्ड में, मतलब नीट लेके हुए। तो इसमें हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं रेडियंस क्लासेस में कि बच्चे बहुत सालों भर अगर आगे जा रहा है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। और इस बार भी बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया स्कोर किया है। जो बच्चे 400 प्लस साल था वो हमारे पास आके कम से कम 600 क्रॉस करके आगे चल जा रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम है कि नीट में इस बार जो रिज़ल्ट है इट्स एन बिग बायस, मतलब इन द सिस्टम। तो हम लोग तो ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का मैटर है। अच्छा, ये बात तो हो गई। एक चीज़ बताइए संदीप जी कि अगर कोई छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेता है बायोलॉजी में, जिसे मेडिकल की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट डे से आपको उसके अंतिम दिन तक, जिस दिन तक एग्जामिनेशन होते हैं, उस दरमियान आपकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? किस तरह बच्चों को तैयार करते हैं, किस तरह बच्चों को फाइनली तैयार करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम दे सकें? अच्छा देखिए, पहला जो चीज़ है कि बच्चे बहुत सारे किस्म का होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे हैं कि एवरेज हैं, कुछ बच्चे बढ़िया हैं, उनका बेसिक्स ठीक है, और कुछ बच्चे हैं कि बहुत ही वीक। तो तीनों के लिए 3 अलग अलग हम लोग एप्लीकेशन करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेसिक मोटो क्या होता है कि अगर मान लीजिए ग्रुप 1 स्टूडेंट है, मतलब बहुत बढ़िया है, उनका बेसिक्स ठीक है, तो उन लोगों को क्या करते हैं हम लोग पहले से ही एक रैंक ओरिएंटेड अप्रोच देने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे सिलेबस को रेडी कीजिए, टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए कि आप चीज़ों के बारे में बेसिक्स भी लेके चलिए, इंफॉर्मेशन भी गैदर हो और रैंक भी हो जाए। ये है ग्रुप 1 स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा है। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एवरेज किस्म का है, मान लीजिए उनका थोड़ा बेसिक्स मतलब मॉडरेट किस्म का बेसिक्स है। तो उनको क्या करना पड़ता है, हम लोग रिपीटेड अप्रोच करते हैं कि भाई आप कोई टॉपिक को इतना अच्छे से डायग्राम देख के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका भी बहुत सारे किस्म में वैरी करता है। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा है तो उसका 4-5 मीनिंग हो सकता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज़ क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन को पैटर्न को बना सकें और चीज़ों के ऊपर एक समझ आ जाए, चीज़ों में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि बार बार उसी चीज़ को लेकर पढ़े। तो ये है ग्रुप 2 स्टूडेंट जो एवरेज। और मान लीजिए बहुत वीक स्टूडेंट्स भी आते हैं, मतलब मान लीजिए उनका बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनको भी हम लोग ऐसे ऊपर लेके जाते हैं कि वो ग्रुप 1 तक पहुँचे। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एनसीईआरटी के सपोर्टिंग, नहीं, बोलिए। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक किताब होता है, उसको हम लोग एप्लीकेशन करते हैं और उनको बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करते हुए हम लोग लेके चलते हैं। तो वो भी जाके थोड़ी देर पहले आपको बोले थे कि लास्ट बार 500-400 स्कोर हुआ था, हम लोगों के पास आने के बाद 600 प्लस। ये जो 200 नंबर का चेंज ये कैसे हो रहा है, इट्स एन कॉम्पिटिटिव फोकस्ड पढ़ाई लिखाई किया जाता है यहाँ पे कि बच्चे सीख। अच्छा, एक चीज़ जवाब दिए संदीप जी हाँ। कि देखिए, खासकर मिथिलांचल के छात्रों में जो खासकर बिहार बोर्ड होते हैं, सीबीएसई होते हैं, सीबीएसई के छात्रों को तो आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो लाइव पकड़ सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के जो छात्र अधिकतर है, जिनका भी ख्वाब है मेडिकल की, तो उन लोगों को कैसे आप लाइनअप करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट लाते हैं सीबीएसई के छात्रों के बराबर? देखिए, बिहार बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई में एक ही डिफरेंस है, थोड़ा एनसीईआरटी का जो इंग्लिश पैटर्न है ना, इंग्लिश का एनसीईआरटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किसी किसी जगह में लिखा हुआ है, तो
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग पढ़ाते पढ़ाते उसी सारे शब्द को हिंदी में भी लिखा देते हैं कि भाई तुम इस हिंदी को पढ़ लो तो उसका बेसिक मीनिंग तुम समझ जाओ, ठीक है। तो वो बच्चे को भी हम लोग ऐसे रेडी करते हैं कि वो कुछ दिन बाद बोलेंगे कि सर वी आर एज लाइक एज CBSE स्टूडेंट। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे, इवन डिफरेंट स्टेट बोर्ड के बच्चे भी है जो CBSE के नहीं पढ़े हुए आते हैं, बट वो पढ़ते पढ़ते उसमें कस्टम एडजस्ट होना हो जाता है, तो उसके बाद वो लोग भी रिजल्ट कर। तो क्या उन लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं? क्या उन लोगों के लिए अलग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं क्या उन लोग जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट? हाँ, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का अप्रोच भी अलग होता है, उनको हम लोग बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं। और बिहार बोर्ड में भी ऐसा नहीं है कि वो लोग CBSE को टक्कर नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी अच्छे बच्चे भी होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर लेके बच्चे आते हैं। तो उन लोग का स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग है कि उन लोग को थोड़ा हम लोग धीरे धीरे स्लोली और NCERT के लाइन को लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है तो उसका हिंदी भी साथ में बोल देते हैं कि तुम इसको NCERT में लिख दो, तो जब पढ़ेगा तो वो चीज़ बार बार माथे में हिट करेगा। तो करते करते क्या हो जाता है कि वो वीक में कितने दिन क्लास लेते हैं आप? जो सिलेबस कौन तैयार करता है? वीक में कितने दिन क्लासेस होती हैं इसके? हाँ, और सिलेबस किस आधार पर बनाते हैं? ये हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक अलग अलग होता है। मान लीजिए 12 का है कि 11th का है, तो वो उसके टॉपिक के हिसाब से हम लोगों का सब सीट बनाया गया है कि इसमें कितना क्लासेस लगना चाहिए। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक में 20 क्लासेस रिक्वायर्ड है अप्रॉक्सीमेट, आप सारे जगह से कंपेयर कीजिए, तो ये वैरी कर जाता है कि ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो मान लीजिए 20 की जगह 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम लोग को देखते हैं कि बैच का स्ट्रेंथ कैसा है, बैच कैसे ले पा रहा है, और ऐसे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करके छोड़ेंगे कि वो किसी भी मकाम पे रुक नहीं, मतलब एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई हो जाए, चीज़ों के बारे में समझ हो जाए, कि ऐसा प्रिपरेशन होके जाए कि ब्लैंक नहीं रहना चाहिए चीज़ों के बारे में, कंप्लीट। ये बोलता है ना कि कॉम्पैक्ट पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कितने मंथ में आप सिलेबस कम रिजल्ट के लिए नहीं कि उस चीज़ों के ऊपर में ऐसा समझ आ जाए उसको कि वो रिजल्ट भी करे और उसके ऊपर में जो भी कुछ उसको फेस करना पड़े वो कर। तो वो कितने मंथ में आप सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं और फिर उसको रिपीट कितने करते हैं? और फिर जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो कैसे करते हैं? मंथली करते हैं, लास्ट में करते हैं? हाँ, बाई वीकली होता है, 2 हफ्ते बाद टेस्ट होता है, उसको MPT बोलते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ 11 का सिलेबस का लोड थोड़ा ज़्यादा है, 12 में भी है, मतलब 12 में चैप्टर्स कम है, मेरे सब्जेक्ट में है। तो सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होता है, इसमें कोई ये नहीं है, बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाता है। और बार बार चीज़ों को हम लोग रिवीजन करवाते हैं, बीच बीच में क्लास टेस्ट होता है, छोटा छोटा शॉर्ट सेशंस होता है, जिसमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिर से वो लोग करना चाह रहे हैं शॉर्ट व्यू में, कि वो चीज़ फिर माथे में सेट हो जाए। तो ये चीज़ हम लोग के लगातार मंथ में चलता रहता है। हर महीने में मान लीजिए 4 टेस्ट वीकली के हो गए, और उसके साथ साथ छोटा छोटा क्लास टेस्ट भी हम लोग लेते हैं कभी कभी, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, हम लोग सबको ऐसे लेके चलते हैं कि द बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो CBSE बोर्ड, तो वो लोग भी उसी मकाम पे जा पाएँ और उसको क्रॉस कर पाएँ, और किया भी है और आगे भी करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट CBSE को क्रॉस नहीं कर पाता है, सभी लोग करते हैं, वो भी रैंक करते हैं। तो ये कोई बर्डन नहीं है कि हम लोग ओवरकम करते हुए जा रहे हैं और आगे भी ओवरकम करेंगे। धन्यवाद, देखिएगा। धन्यवाद संदीप जी। हम बता दें कि ये रेडियंस क्लासेस के जूलॉजी के टीचर हैं और लगातार 15-20 वर्षों का काफ़ी अनुभव है, और छात्रों को बेसिक के साथ उनको स्ट्रेटजी बताते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं और समय पर सिलेबस कंप्लीट करने के साथ रिपीट करते हैं, और मंथ में 4 टेस्ट फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व करके बच्चों को उनके मुकाम पर पहुँचाते हैं। जरा संदीप जी, आप जरा AK झा सर को देना चाहते हैं, जो एक बार माइक दे दीजिए सर। हेलो। हाँ, हेलो मनोज जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, बाकी चीज़ तो जानकारी होगी। एक चीज़ बताइए कि कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। अब बताइए कि बहुत से संस्थानों में हमने देखा है, या अलग अलग टीचर के यहाँ कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो कहते हैं फिजिक्स अच्छा हो गया, बायोलॉजी का कमज़ोर हो गया, बायोलॉजी अच्छा हो गया, केमिस्ट्री कमज़ोर हो गया, तो एवरेज तो स्टूडेंट का ग्राफ गिर गया।
तो ये कई संस्थान में, दरभंगा में कई संस्थान जो बड़े बड़े कॉलर उठा के कहते हैं कि हम दरभंगा के टॉप है संस्थान है, लेकिन हमने ऐसे छात्रों को सुना है कि वहाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है तो बायोलॉजी सही तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरह से एवरेज मान लें कि जिसके यहाँ 200 छात्र हैं उसमें एक छात्र रिजल्ट देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस परिस्थिति में आपके यहाँ क्या व्यवस्था है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, जो बराबर रैंक हो, बराबर पढ़ाए, बराबर सब? मनोज जी, आपने जो कहा वो बहुत सही कहा कि बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि सर्टेन सब्जेक्ट उसका ठीक हो जाता है, सर्टेन सब्जेक्ट गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मतलब हम बायोलॉजी सेक्शन पे ही बात करेंगे। तो बेसिकली जो बच्चे बायोलॉजी रख के पढ़ रहे हैं, चाहे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे नीट के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी पढ़ना पड़ता है। तो स्पेशली अभी हम लोग नीट फोकस बात कर रहे हैं तो उसी मुद्दे पर मैं बोलूँगा कि नीट में चाहे जेई जो है वो एक मेजर फैक्टर है, तो जेई में भी मतलब आपका हर सब्जेक्ट पे इक्वली और बहुत बढ़िया कमांड होना चाहिए। जैसा कि घोष सर बता रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करना ही ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव चीज़ों को सीखना भी साथ में बहुत ज़रूरी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो काम करने की ज़रूरत है ही, लेकिन साथ में चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अगर हम चीज़ों को ठीक से नहीं सीखेंगे तो MBBS में जब हम मेडिसिन पढ़ने जाएंगे तब हम वहाँ बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, तो फाइनली एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए वो बाधा हो जाएगा। इट विल बी ए ऑब्स्ट्रक्शन टू बी ए वेरी गुड डॉक्टर। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए फिज़िक्स में भी उतना ही ज़रूरी है, केमिस्ट्री भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कट ऑफ इस बार 650 के ऊपर जा रहा है, तो 720 में 650 प्लस स्कोर करने के लिए तो आपका हर सब्जेक्ट पे इक्वली कमांड होना चाहिए, और कमांड जो है 100% कमांड होना चाहिए, क्योंकि 100% कमांड रहेगा तभी आप 92-93% स्कोर कर पाएंगे। तो ये हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारा बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन सब्जेक्ट, हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में भी हमारा बच्चा नीचे नहीं गिरे, क्योंकि एक टॉपिक गड़बड़ हो जाने से मान लीजिए उस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली यू आर लूजिंग 16 to 20 मार्क्स, राइट। तो हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे हमारा इक्वल कमांड होना चाहिए। हम खुद मॉनिटर करते रहते हैं, हमारे शिक्षकगण मॉनिटर करते रहते हैं, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते रहते हैं। उनका जो टेस्ट होता है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा बच्चा जो ये क्वेश्चन गलत किया तो ये किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, किस सब टॉपिक से है। उसका एक पैटर्न डेवलप होता है कि कहाँ पे बच्चा हमारा गड़बड़ हो रहा है, कौन बच्चा गड़बड़ हो रहा है, तो उस बच्चे को फिर मोटिवेट करके उस डायरेक्शन में ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलते हैं टीचर। उस पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक को ज़्यादा फोकस करके एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनको पढ़ाते हैं। और ये सब करना हमारे लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए मतलब कंपल्सन है, नहीं तो हम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं क्रैक कर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को हम बेहतर से बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे, जो कि प्री रिक्विजिट है टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन एंड टू बी ए गुड डॉक्टर। तो धन्यवाद बता दें तमाम मिथिलांचल वासियों को। आप हमारी इस खबर में को और देख बोलना चाहूँगा, मैं जी। सुन रहा था आप डिस्कस कर रहे थे हमारे संदीप घोष सर से बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों को। तो मैं समाज से, बच्चों से, माता पिता से, हर से आग्रह करूँगा कि कहीं से भी हमें बिहार बोर्ड के बच्चों को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है सर, और न बिहार बोर्ड के बच्चों को अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाने की ज़रूरत है कि हम बिहार बोर्ड से हैं इसलिए हम कमज़ोर हैं। उसका मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ सर, आपके सामने बैठा हुआ। मैं भी क्लास 10, क्लास 12 बिहार बोर्ड से करा था, और ऐसा नहीं है कि हमने बिहार बोर्ड से करा था, हम लोग स्कूल बेस्ड रह करके विदाउट ट्यूशन और कोचिंग करके पढ़े हुए हैं, और दुनिया की हर उन ऊंचाइयों को छुआ है हमने जहाँ तक जाया जा सकता है। दूसरी चीज़, एक और एग्ज़ाम्पल है, इस बार जो हमारा जेई का रिज़ल्ट है, जो हमारा टॉप रैंकर बच्चा है जिसका आपने भी एक इंटरव्यू लिया था, कृष्ण राज करके, उसका ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 36 है सर। वो बिहार बोर्ड का बच्चा है, 10th भी उसने बिहार बोर्ड से करा, 12th भी उसने बिहार बोर्ड से करा सर, और अपीयरिंग ईयर में इसी बार उसने 12th का एग्ज़ाम दिया है, और जेई एडवांस में उसका ऑल इंडिया रैंक 36 था सर। तो हम कहाँ से, हाँ थोड़ा सा बिहार बोर्ड के बच्चों को लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होता है
क्योंकि उनका जो पढ़ने का माध्यम है वो हिंदी होता है क्लास 10 तक, तो उनको थोड़ी सी परेशानियां होती हैं शुरू में, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है। महीने 2 महीने 3 महीने में वो परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती है। साथ में हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जब उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्लास हो जाता है, एक स्पेशल क्लास और एक स्पेशल टीचर हमने अपॉइंट करके रखा हुआ है जो उनके लैंग्वेज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज पे काम करती है इनिशियल के 2-3 महीने, जिससे उन बच्चों को आगे जा कर के परेशानी नहीं होती है। तो कहीं से भी बिहार बोर्ड के बच्चों को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। अन्ना बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो अपने आप को मैंने कहा था कि उनको अलग से व्यवस्था की बात की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन A.K. झा हैं जिन्होंने मिथिलांचल में अपने संस्थान रेडियंस क्लासेस को जब से स्थापित किया है पूरी तरह मैनेजमेंट वे में तैयार किया है और अपने छात्रों पर पूरी तरह निगरानी रखते हुए, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ यह है कि मिथिलांचल से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा JEE और नीट पास करें। इसके लिए उन्होंने बाहर से भी टीचर ला करके तमाम अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि हमारे यहाँ के छात्र अगर 3 महीना भी पढ़ लेते हैं तो अभिभावक उनके अंदर की क्वालिटी को, अंदर की जो इम्प्रूवमेंट है वो भांप सकते हैं, जो कहीं और नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद A.K. झा सर, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और GTPL 985 और सिटी केबल 277 पर 1 लाख से अधिक व्यूअर हमें प्रति घंटे देखते हैं। धन्यवाद।